हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारे जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी मीडियम में भी आपको मिला करेंगे। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रहेगा और चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके कोर्स में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर है फर्स्ट पेपर में। तो इस पर आज हम डिस्कशन करने चल रहे हैं हिंदी के विद्यार्थियों के लिए खास करके, क्योंकि हमारा 2 लेक्चर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हो चुका है, तो उसी को आज हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और हिंदी में लेक्चर देंगे। ये बहुत ही लाभकारी होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी है, अगर उसकी प्योर हिंदी लिख दिया जाए तो आपको फिर उनकी इंग्लिश ढूंढनी पड़ेगी, हिंदी नहीं समझ में आएगा। इसलिए जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया करेंगे, लेकिन पूरा लेक्चर हमारा हिंदी माध्यम में होगा। और चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले द्रव और उनका हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण, इसे हम परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो आइए और इस परिसंचरण तंत्र की हम बात करें। दरअसल में परिसंचरण तंत्र जो है इसकी ज़रूरत हमारे शरीर के अंदर क्यों पड़ी है। अगर आप पढ़े हों एनिमल डाइवर्सिटी तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनकी शरीर रचना, उनके आवास प्रवास और उनकी जीवन शैली के आधार पर उनके शरीर का संगठन किस प्रकार का हुआ है, इसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शारीरिक संगठन, आवास प्रवास, जीवन शैली के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवों में ये जो परिसंचरण तंत्र है ये किस प्रकार का होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों, ये जो परिसंचरण तंत्र है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो परिसंचरण तंत्र है वास्तव में ये है क्या, इसका पर्पज क्या है। हमारे शरीर के अंदर और अन्य सभी जीवों में हमारे जो शरीर की मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई है जिसको कि हम कोशिका कहते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं संरचनात्मक इकाई, कोशिका। इसी के अंदर उपापचय की क्रिया होती है और उपापचय की क्रिया में शरीर को ऊर्जा देने वाले जैविक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। और शरीर की कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया के बाद जो बनने वाले विषैले पदार्थ होते हैं इनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो पहले कोशिका से बाहर निकाला जाएगा। कोशिका, अगर ये देखा जाए कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके शरीर में केवल एक ही कोशिका होती है, उदाहरण के लिए जैसे फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल जैसे अमीबा है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ और उच्च वर्गीय जंतु आपको मिलेंगे देखने को, जिनमें शरीर रचना और जटिल होती चली जाती है उनकी, और उनके शरीर की जो बनावट होती है वो कोशिकीय स्तर की हो जाती है। आगे चल करके फिर अंगीय स्तर का हो जाता है, यानी अंगों का निर्माण होता है। कई प्रकार के ऊतक मिल करके क्या बना लेते हैं, अंग बनाते हैं। कई प्रकार के अंग मिल करके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम। और कई प्रकार के अंग तंत्र मिल करके उस जीव का शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये परिवहन तंत्र है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य शरीर की कोशिकाओं में खपत होने वाले जो जरूरी रासायनिक पदार्थ हैं उनका परिसंचरण करना होता है एक स्थान से दूसरी जगह पर। तो फिर यह जो परिसंचरण है ये काफ़ी जटिल होता जाएगा जैसे जैसे शरीर का संगठन जटिलतम की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्वे करेंगे शुरुआती दौर से लेकर के, कहाँ से, ये जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जो फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, यहाँ से लेकर के जो कशेरुक जंतु होते हैं, स्तनधारी होते हैं, हाईएस्ट इवॉल्व जो होते हैं, जिनका जैव विकास सबसे अधिक हुआ है, तो उसमें जैसे मनुष्य भी आता है। तो हम अपने बारे में, अपने हृदय के बारे में, अपने रक्त परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्वे कर लिया जाए कि किस प्रकार के जीव में किस तरीके का होता है। तो आइए और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ इस संघ के जो जीव होते हैं, आपको पता है
कि इस संघ के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। अब ये जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये आपका अमीबा जैसे है। आपको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है। अब इसका आवास प्रवास की अगर हम बात करें कि ये किस जगह पर पाया जाता है, तो ये पानी में पाया जाता है। अमीबा कहाँ होता है? ये पानी में पाया जाता है। और इसका जो शारीरिक संगठन है ये किस प्रकार का है? इसका जो शारीरिक संगठन है अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कैसा होता है? इट इज, अगर हम यहाँ बात करें तो ये एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय शरीर होता है इनका। किसका? संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय शरीर होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ये, ठीक है। पाए कहां पर जाते हैं? ये पानी में होते हैं। कौन होते हैं ये अमीबा, जैसे अभी हम आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। अमीबा के शरीर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, और इस प्रकार का शरीर होता है। और ये स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स लेग्स जो है, झूठे पैर बनते हैं यहाँ पर। ध्यान रहे कि चूंकि शरीर का निर्माण केवल एक ही कोशिका से हुआ है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, विस्तृत जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर छोटा है। तो ट्रांसपोर्टेशन, चूंकि इनका जो माध्यम होता है जहां पर ये पाए जाते हैं वो कौन होता है? माध्यम पानी होता है जिसमें ये पाए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का जो आदान प्रदान होता है वो कहां से होता है? वो इनके कोशिका झिल्ली से होता है। दिस वन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इस तरह से पानी में ये जंतु पाए जाते हैं। तो इनमें पदार्थों का जो आवागमन होता है वो कैसे होता है? इनमें शरीर के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो उपापचयी पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से एक्सचेंज करने का जो तरीका होता है, अगर हम देखें तो माध्यम डायरेक्ट पानी से इनका एक्सचेंज हो जाता है कोशिका झिल्ली के थ्रू। इसलिए इस संघ के किसी भी जंतु में परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है और केवल ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर आप पैरामीशियम का उदाहरण लें तो पैरामीशियम में साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है, जिसको कि हम साइक्लोसिस, चक्रीकरण कहते हैं। वहां पर जो फूड वैक्यूल बनती है वो फूड वैक्यूल पानी की धारा के अनुसार वो पूरे शरीर के अंदर इस तरह से रोटेट करती है, घूमती रहती है, और इस घटना को साइक्लोसिस कहा जाता है, चक्रीकरण कहते हैं। ध्यान रहे कि इस प्रकार से चक्रीकरण के दौरान भोजन फूड वैक्यूल में पच जाता है और यहीं से जो है फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण हो जाता है शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर। तो बहुत ही, अगर देखें तो बहुत ही निम्न स्तरीय व्यवस्था यहाँ पर होती है और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो इसका पूर्ण रूप से अभाव होता है इस संघ के जंतुओं में। अब अगर हम यहाँ से आगे चलें और बात करें संघ पोरीफेरा, तो आपको मालूम है कि संघ पोरीफेरा के जंतु स्पॉन्ज कहलाते हैं। इनके शरीर में ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को इंग्लिश में तो हम डर्मल पोर कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। तो इस तरह से ऑस्टिया नाम के छिद्र पाए जाते हैं जो कि संघ पोरीफेरा के जंतुओं के शरीर में स्थित होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसको कि हम नाम देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल सिस्टम और हिंदी में हम नालिका प्रणाली कहते हैं। जब आप फाइलम पोरीफेरा में आते हैं, संघ पोरीफेरा, यहां पर आने पर आप देखते हैं कि इस संघ के जंतु को क्या कहा जाता है? इस संघ के जंतु को स्पंज कहते हैं। और इनका जो शरीर होता है, आपने देखा हो तो आपको पता है कि ये पानी के अंदर एक आधार से, किसी चट्टान से अपने सबस्ट्रेटम की मदद से, अपने सबस्ट्रेटम क्या होता है, चिपकने के लिए इनका जो बेसल पार्ट होता है, आधार स्तरीय संरचना होती है,
उसको हम क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेटम कहते हैं। ये है जो आप देख रहे हैं। शरीर के अंदर तमाम छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ऐसे छिद्रों को हम नाम देते हैं ऑस्टिया। और यहां पर एक सिंगल लेकिन बड़ा छिद्र होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। तो इस प्रकार से पानी में पाए जाने वाली चीज़ें जैसे कि भोज्य पदार्थ हैं, इनके फूड पार्टिकल्स, वो यहाँ से हो करके डर्मल पोर से हो करके पानी के माध्यम से ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं। यहाँ आ जाने के बाद इस रास्ते से इनका एग्जिट होता है। कौन? वाटर। और पानी में पाए जाने वाले अब जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि इसमें जो पानी के साथ फूड पार्टिकल हैं, ऑक्सीजन है, ये सब यहाँ से बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। और लौटने वाले पानी के साथ जितने भी ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ प्लस श्वसन के बाद बनी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका निस्तारण इस रास्ते से हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फिर परिवहन तंत्र का पूर्ण रूप से अभाव होता है, क्योंकि यह सारा काम कौन कर देता है? एक सिस्टम करता है यहाँ पर, और उस सिस्टम का नाम क्या होता है? उसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। इट इज नोन एज कैनाल सिस्टम, या फिर इसी को हम नालिका प्रणाली कहते हैं। नालिका प्रणाली कहा जाता है, या इसी को नाल तंत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नालिका प्रणाली, यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संघ पोरीफेरा के जंतुओं में परिवहन का काम कौन करता है, तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे कि इनके शरीर में नालिका प्रणाली होती है, और कहीं ना कहीं इनके शरीर के अंदर की जो कैविटी होती है, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, उसी में पानी के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स हैं और श्वसन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन गैस इस रास्ते आती है और फिर ऑस्कुलम से बाहर चली जाती है। तो बहुत ही सरल रचना यहाँ पर इस पंजों की होती है, और इनमें किसी भी प्रकार के परिवहन तंत्र का अभाव पूर्ण रूपेण होता है। अब अगर हम बात करें अगले फाइलम की, दैट इज सिलेंट्रेटा। अगर हम संघ सिलेंट्रेटा के जंतुओं की बात करें, संघ सिलेंट्रेटा के जंतु की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए जो है यहां पर अगर हम देखें हाइड्रा है, जैसे हाइड्रा भी जल में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक संघ और जोड़ लीजिए यहां पर, टीनोफोरा। इन दोनों में लगभग बहुत काफ़ी स्तर तक समानता होती है। और अगर इन दोनों में हम बात करें तो जो शरीर की जो कैविटी, जो गुहा होती है, देह गुहा जिसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो देह गुहा है, देह गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देह गुहा को इंग्लिश में बॉडी कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो देह गुहा होती है, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं जठर वाहिनी गुहा, इसे बोला जाता है जठर वाहिनी गुहा या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। शॉर्टकट में JGVC लिखा होता है, ठीक है। तो ये जठर वाहिनी गुहा जो होती है, वो पानी में आए हुए फूड पार्टिकल्स और डिजॉल्व ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रहे कि संघ सिलेंट्रेटा के किसी भी जंतु में इस तंत्र का अभाव होता है, परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, राइट। अब इसके बाद हम अगला जो ग्रुप है, अगर वहाँ चले, संघ प्लैटीहेल्मिन्थ और निमैटीहेल्मिन्थ, अगर इन दोनों की बात करें, संघ प्लैटीहेल्मिन्थ, संघ प्लैटीहेल्मिन्थ और निमैटीहेल्मिन्थ या निमैटोडा भी इनको कहते हैं, आपको पता है। ये इस संघ के जंतु, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, चप्पे कृमि होते हैं।
और ये गोल कृमि होते हैं। जैसे इसका उदाहरण फीता कृमि है, और इसका उदाहरण एस्कैरिस है, या फिर फाइलेरिया वर्म है। फाइलेरिया वर्म, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यानी कि परिवहन तंत्र का पूरा अभाव होता है। परिवहन तंत्र का अभाव होता है, ये नहीं पाया जाता। तो फिर आप पूछेंगे कि साहब फिर इसमें सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है। आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों संघ के जो प्राणी होते हैं, ये सामान्य तौर पर जो गर्म रुधिर के प्राणी होते हैं, उनके शरीर के अंदर अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। या तो ये यकृत में पाए जाते हैं, लीवर में, या फिर उसके आहार नाल में होते हैं, वार्म ब्लड एनिमल के, गर्म रुधिर के प्राणियों में, और या फिर इनके लंग्स में पाए जाते हैं, फेफड़ों में, या फिर ये ब्लड में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रहना इनको शरीर के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन में इनको ऑक्सीजन तो वहाँ फ्री स्टेट में मिलेगी नहीं, तो अनाक्सी श्वसन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिलेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन तो इनको लेना नहीं है बाहर से, तो बाहर से इनका संबंध खत्म हो गया। रह गई बात भोज्य पदार्थों की, तो टीनिया जिसको हम फीता कृमि कह रहे हैं, आहार नाल का स्पष्ट अभाव होता है, और आहार नाल नहीं होती तो मुख से भोजन नहीं लेते। ऐसी कंडीशन में चूंकि ये आहार नाल के अंदर पोषद के आहार नाल में पाए जाते हैं, पोषद के आहार नाल में पहले से ही पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, और जो इनके शरीर से सोख उसी प्रकार लिया जाता है जैसे कि स्पंज पानी सोख लेता है। हम इस घटना को आस्मोट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्मोट्रॉफी। आस्मोट्रॉफी का मतलब आस्मो बना हुआ है परासरण से, परासरण की क्रिया जिसमें तरल पदार्थ सांद्र पदार्थ की तरफ किसी भी झिल्ली के द्वारा जाता है। तो यहां पर भी आस्मोट्रॉफी पाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि ये बोलते हैं इसको आस्मोसिस को परासरण की क्रिया, तो परासरण पोषी कहलाते हैं। आस्मोट्रॉफी को हिंदी में क्या बोलेंगे? परासरण पोषी बोलेंगे। यानी कि परासरण की क्रिया से भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर सीधे आ जाता है। तो इस प्रकार से इन एनिमल्स में किसी भी प्रकार के परिवहन तंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर कोई आवश्यकता नहीं है तो फिर ये पाए क्यों जाएंगे? तो इसलिए बॉडी इनकी जो होती है बहुत ही सरल रचना वाली होती है, बहुत ही सिंपल बनी हुई होती है। तो यहाँ पर भी परिवहन तंत्र का पूर्ण रूप से अभाव होता है। अब जब इससे हम आगे चलते हैं, कहाँ पर चलते हैं? व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज इन एनिमल ऑफ फाइलम एनिलिडा। जब हम संघ एनिलिडा के जंतुओं को देखते हैं, एनिलिडा के संघ के जो जंतु हैं, उदाहरण के लिए जैसे आप केचुआ पढ़े हैं, अर्थवर्म, जैसे आप लीच पढ़े हैं, जोंक, इन सभी एनिमल्स की अगर हम बात करें, संघ एनिलिडा, उदाहरण के लिए जैसे कि केचुआ है, या इसको हम अर्थवर्म कहते हैं। इसके अलावा नेरीस होता है, इसके अलावा जोंक होता है जिसको कि हम लीच कहते हैं। इस प्रकार के जंतु इस फाइलम में पाए जाते हैं। और यहीं से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवहन तंत्र का विकास यहीं से हुआ, यहीं से उत्पत्ति हुई। तो रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र जिसे कि हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की उत्पत्ति यहीं से हुई है। कहाँ से हुई है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये नीट में पूछा जाता है कि परिवहन तंत्र का सबसे पहले उद्भव कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर इसकी ओरिजिन हुई है। तो आप क्या बताएंगे कि परिवहन तंत्र जो होता है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले संघ एनिलिडा के जंतुओं में हुई है।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। रक्त परिवहन तंत्र ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की उत्पत्ति संघ एनिलिडा से हुई है। कहां से हुई है? संघ एनिलिडा के जंतुओं से हुई है। जंतुओं से हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर कि संघ एनिलिडा में रक्त परिवहन तंत्र सबसे पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। राइट। अब जब रक्त परिवहन तंत्र बन गया तो हमें अब ये देखना है कि रक्त परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है। बेसिकली रक्त परिवहन तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का होता है। आइए और जानते हैं कि खुला और बंद रक्त परिवहन तंत्र ये क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र के प्रकार पर बात करेंगे कि कितने प्रकार के, इनके कितने भेद होते हैं। रक्त परिवहन तंत्र, अगर हम इनकी बात करें, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिवहन तंत्र, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप इसको हम बोलते हैं खुला रक्त परिवहन तंत्र। ये पहला है। और इसमें जो दूसरा है हम उसे बोलेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बंद रक्त परिवहन तंत्र। ये है। तो ये बेसिकली दो प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है जंतुओं के शरीर के अंदर। एक होता है खुला रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा होता है बंद। आइए और सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें कि ये ओपन टाइप का जो रक्त परिवहन तंत्र होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ओपन टाइप, दिस वन द ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो रक्त है इनका, रक्त का शरीर कोशिका से, शरीर कोशिका से सीधा संबंध होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी सेल्स विद द ब्लड। और दूसरी जो बात यह है कि रक्त जो है यानी कि रुधिर या खून जिसे हम कहेंगे, ब्लड कहेंगे, बंद नली में नहीं बहता, ये खुले आम बहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? रक्त खुले कोटरों में बहता है। कोटरों में, कोटरों का मतलब क्या होता है? साइनसेज। ये ओपन स्पेसेज, इनके लिए आप क्या कह सकते हैं? इनके लिए आप इंग्लिश में ओपन स्पेसेज बोल सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इनको हम साइनस कहते हैं। साइनस का मतलब कोटर होता है, पात्र। तो खुले पात्रों में, साइनसेज में रक्त का बहाव होता है और इसके लिए किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती। ठीक है। अब इस चीज को अगर हम डायग्राम से समझना चाहें, थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करें, इसको और अच्छे ढंग से आपको अगर समझना है तो इस डायग्राम को आप देखिए कि खुला परिवहन तंत्र में क्या काम होने जा रहा है। यहां पे क्या होता है कि सपोज करिए कि ये आपकी ब्लड सेल है, बॉडी सेल, सॉरी, ये आपके शरीर की कोशिका है, दिस वन।
और ये ब्लड है, दिस वन। इसको अगर हम देखें तो ये कौन है, ये रक्त है, खुली जगह में बह रहा है, ठीक है। और इसे हम, ये हमारी सेल है, शरीर कोशिका, और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब बॉडी सेल का ब्लड के साथ सीधा संबंध यहां पर होता है। यूं आप समझिए कि जो शरीर के ऊतक होते हैं, शरीर की कोशिकाएं होती हैं, इनको रक्त डायरेक्ट नहला देता है। नहलाना माने बिल्कुल एकदम गीला कर देता है। तो इस प्रकार से ये रक्त से सनी हुई सेल्स होती हैं, और किसी भी प्रकार का एक्सचेंज यहाँ पर, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन गैस है तो इसका एक्सचेंज डायरेक्ट होगा। श्वसन की क्रिया में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से यहाँ से बाहर चली जाएगी। और इसी प्रकार अगर भोजन के कण यहाँ पर हैं, फूड पार्टिकल्स अगर हैं, तो इनका भी शरीर के अंदर एंट्री होती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें इसको, तो यह आपका रक्त है, आपका मतलब ऐसे जंतु का जिनके शरीर में ये व्यवस्था पाई जाती है। तो ये रक्त है, रक्त से शरीर की कोशिका का सीधा संबंध होता है। और यहाँ पर श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन सीधे यहाँ पर कोशिका झिल्ली से यहाँ पर विसरित होकर अंदर आती है, और इसके अंदर बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, ये सीधे बाहर निकल जाता है। फूड पार्टिकल्स अंदर आते हैं, इन्हें हम क्या दे रहे हैं, ये फूड पार्टिकल्स हैं। तो भोजन और ऑक्सीजन डायरेक्ट अंदर आएगा कोशिका में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है। ध्यान रहे कि जो खुला परिवहन तंत्र होता है ये ऐसे जीवों में पाया जाता है, जंतुओं में, कि जिनमें जो उपापचय का जो उसकी दर होती है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये स्लो होती है। यानी कहने का मतलब कि उनमें एनर्जी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना हमारे जैसे लोगों के लिए है। तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए श्वसन की रफ्तार भी उतनी तेज नहीं होती, तो फिर इनको ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का, बहुत ही अल्प विकसित टाइप का जो है परिवहन तंत्र यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर एक बात और बता दें आपको कि जो खुला परिवहन तंत्र होता है उसमें ब्लड ये जो होता है, जो प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है वो मिक्स होता है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त ये क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, मिश्रित होते हैं। और इसलिए ऑक्सीजन सप्लाइंग जो एफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति औसतन कम होती है। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से अब अगर हम देखें कि कौन कौन से जंतुओं में ऐसा परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो यह जो एग्जाम्पल है अगर हम देखें तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जो जंतु हैं उनमें ओपन टाइप का पाया जाता है। तो इस तरह से इस फाइलम के इतने एनिमल्स जो है वो कौन सा परिवहन तंत्र इनमें पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र होता है। रक्त जो है वो खून की नलियों में नहीं बहता, डायरेक्ट बहता है साइनसेज में, जिनको कोटर या रक्त पात्र कहते हैं। शरीर की कोशिकाओं का रक्त के साथ सीधा संबंध होता है, तो किसी भी प्रकार का जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर डायरेक्ट होता है। ये सब समझ में आ गया आपको। और उदाहरण हमने अभी आपको बता दिया कि इस फाइलम के एनिमल आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं इन सभी में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि वो कौन से एनिमल हैं जिनमें क्लोज्ड होता है, तो आइए और समझते हैं कि क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। अगर यहां पर हम बात करें क्लोज्ड टाइप, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, अब पहला पॉइंट जो यहां पर इसके फीचर पे अगर हम जाएं तो जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रक्त का सीधा संबंध शरीर की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, यहां बोला है क्या
रक्त का शरीर कोशिका से सीधा संबंध होता है। ये किसमें था? ये ओपन टाइप वाले में था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सीधा संबंध नहीं होता, यानी कि रक्त का शरीर की कोशिका से सीधा संबंध नहीं होता। रक्त खुले कोटरों में, ओपन स्पेस में बहता है। तो अब यहां पर खुले नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? बंद वाहिनियों में बहता है। वाहिनियों को इंग्लिश में हम वेसल्स कहते हैं, क्लोज्ड वेसल्स। हिंदी में क्या कहते हैं? बंद वाहिनियां होती हैं जिनके अंदर, और इन बंद वाहिनियों को, अब ये साइनस नहीं कहेंगे, साइनस की जगह पर क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा ये आर्टरीज और वेन्स हो जाएंगे। आर्टरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी, और वेन्स को शिराएं कहते हैं। तो शिरा और धमनी, धमनी को हम इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, और शिरा को हम इंग्लिश में वेन कहते हैं। तो इस तरह से ब्लड की जो, इसका जो सर्कुलेशन शरीर के अंदर परिवहन तंत्र जो है वो कैसा है कि जो रक्त है ये बंद नली के अंदर बह रहा है। ठीक है, फिर अगली बात कह रहे हैं कि रक्त का शरीर की कोशिका से सीधा संबंध नहीं होता। फिर तीसरी बात, यहां पर किसी भी प्रकार की रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कि रक्त वाहिनी पाई जाती है। अब रक्त वाहिनी क्या होगी? रक्त वाहिनी पाई जाएगी, और जो रक्त वाहिनी होती है हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं। और कह रहे हैं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित होते हैं। तो कुछ में तो मिश्रित होते हैं, लेकिन कुछ में क्या होते हैं? यहां पर सेपरेशन होता है, पृथक होते हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स में जिनमें कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो वहां पर अशुद्ध और शुद्ध रक्त इन दोनों की पार्शियल मिक्सिंग होती है। जैसे कि एम्फीबिया ग्रुप में, मेढक में जैसे है, जैसे मछलियों में है। बाकी एनिमल्स में अगर हम देखें, रेप्टाइल्स में भी मिक्सिंग ब्लड की होती है। लेकिन जब हम बर्ड्स और मैमल की बात करेंगे, पक्षी और स्तनधारी वर्ग के जो जंतु हैं, स्तनधारियों में कौन आता है? जैसे हम लोग हैं। तो यहाँ क्या होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है, इन दोनों का आपस में मिश्रण नहीं होता, ये अलग अलग साइड से बहते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं को शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकता है। ठीक, ये एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और शारीरिक गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए इनका जो उपापचय की जो रफ्तार होती है वो कैसी होती है? वो ज़्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई? तो जब उपापचय की रफ्तार ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी बॉडी में। ऑक्सीजन की अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर सप्लाई होनी चाहिए, और इसके लिए एक अच्छा रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है वो कौन है? वो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है, जिसके द्वारा रक्त की सप्लाई यहाँ अच्छी हो सकती है। आइए और डायग्राम से समझते हैं इसको, कि जो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उसमें क्या व्यवस्था है। यहां अगर हम देखें, जो क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, अगर यहां पर हम देखें कि व्यवस्था किस तरह की होती है, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए कि ये आपकी ब्लड सेल है, शरीर कोशिका है, बॉडी सेल, शरीर कोशिका, इसके अंदर जो भरा गया साइटोप्लाज्म है, हम इसको अंतःकोशिकीय द्रव्य कहते हैं, अंतःकोशिकीय द्रव कहते हैं, या इसी को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इसे हम ICF भी कहते हैं। यह जो है ये खून की नली है, यहां पे हमने आपको दिखाया है कि यह जो है ये श्वसन अंग है। ये या तो लंग हो सकता है या फिर ये गिल हो सकता है, फेफड़ा।
या फिर ये क्लोम हो सकते हैं। गिल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं। ठीक है, यहां पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बाद अब ये यहां से रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जब ब्लड निकल के आगे जाएगा तो ये पुनः कहां जाएगा? ये जाएगा हार्ट में। ये रास्ते में हार्ट में ये प्रवेश करेगा। दिस वन इज हार्ट, दिस वन हृदय। और हृदय से जब ये ब्लड यहां से पंप होकर के सिस्टम्स में जाता है, इस तरह से अगर आप देखें तो ये नली बंद है। इस नली को हम क्या नाम दे रहे हैं? हम इसे कहेंगे आर्टरी, या इसी को हम धमनी कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं वेन्स, या इनको हम शिराएं कहते हैं, शिरा। ये है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए यहां पर जो है ये विशेष प्रकार का लिक्विड होता है भरा हुआ, और इस लिक्विड को हम यहां पर नाम देते हैं बाह्य कोशिकीय द्रव्य। बाह्य कोशिकीय द्रव्य कहते हैं, या इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ECF। अब यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट जस्टिफाई हो गया कि जो ब्लड है वो कैसे संचरित हो रहा है, वो बंद नली के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। रास्ते में श्वसन अंग है और यहां पर हार्ट है। श्वसन अंग में क्या हो रहा है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हार्ट जो है प्योर ब्लड को बॉडी में पंप कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का जो एक्सचेंज है, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हो, निकल कर सबसे पहले ये फूड पार्टिकल डिफ्यूज होकर कहाँ आते हैं? ये ECF में आ जाते हैं, और यहाँ से फिर सेल के अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो यहाँ आती है और यहाँ से अंदर। इसी प्रकार से इसमें बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है कोशिका के अंदर जो बनती है, ये सीधे चली जाती है ECF में। इस तरीके से अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार का जो एक्सचेंज होता है वो बॉडी सेल और ब्लड के बीच में किसी भी प्रकार का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए माध्यम कौन होता है? उसके लिए माध्यम ECF होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान ECF के माध्यम से होता है, माध्यम से होता है। यह है कहानी जो आप समझ रहे हैं किसकी? क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। अब यह ध्यान रहे कि यहां पर चूंकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त इन दोनों का पृथक्करण होता है, ऐसी कंडीशन में बॉडी सेल्स को एक अच्छा यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होता है। ठीक है, यह जिन एनिमल्स के शरीर में पाया जाता है उनके उदाहरण क्या हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो इसके उदाहरण हैं कार्डेट एनिमल्स। और कौन? एनिलिडा, एनिलिडा संघ और कार्डेटा। कार्डेट एनिमल और एनिलिडा में क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने आपको परिवहन तंत्र क्या होता है, परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से एनिमल में होता है और इनकी क्या खूबियां होती हैं, ये सब हमने आपको अपने इस हिंदी माध्यम के लेक्चर में सिखाया है। हमारे ख्याल से आपको जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनको हमारा यह लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे आप लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं जेनेसिस बायोकेयर को, तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे क्या होगा कि हमारे जितने नए वीडियोज़ हैं ये आपको आसानी से प्राप्त होते रहेंगे नए। और ध्यान रहे कि क्रम यहाँ से अब जारी रहेगा और आपको हिंदी माध्यम में अपने पढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर हम आपके कर दे रहे हैं। और इस तरह से आपको किसी भी नोट्स की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, किताब की आवश्यकता नहीं है। आप बड़े आराम से इसमें सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं और आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं मेडिकल का। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे डिस्कशन करेंगे कि जो उच्च वर्गीय एनिमल होते हैं उनमें रक्त परिवहन तंत्र
और किस प्रकार का होता है, किस किस एनिमल में किस तरह का होता है। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर में हमारे इतना ही। थैंक यू।